स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे हमारे। हम कहानी निरंतर पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो कहानी का टॉपिक है वो राही कहानी है। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये राही कहानी हम आज संपूर्ण कहानी पढ़ेंगे और इससे पहले भी जितनी कहानियाँ हम पढ़ा चुके हैं वो भी जाके प्लेलिस्ट में देखें। नाटक भी 3 से 4 नाटक भी पढ़ा चुके हैं और निबंध की यूनिट, संपूर्ण निबंध की यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा जिस चीज़ का, यानी पाश्चात्य काव्यशास्त्र का, उसको भी मैंने शुरू कर दिया है। उसकी एक क्लास मैंने ली है पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों का समय, वो भी आल्हा के माध्यम से मैंने उसको तैयार कराया है, ठीक है। ये हो सकता है बहुत नया काम आप लोगों के लिए हो, और जाएं अपना देखें और फिर मुझे उसकी प्रतिक्रिया दें। चलो हम शुरू करते हैं कहानी राही का। तो राही कहानी आपको पता होना चाहिए किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है और ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये सबसे अच्छी बात है। और देखो इस बार के एग्जाम में कहानियों का उनकी पत्रिकाओं से पूछा जा रहा है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जैसे इस बार कानून में कंगना कहानी पूछी गई किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये सामान्य जानकारी आप लोग बिल्कुल तैयार कर लें। यानी कौन सी कहानी, उसका समय क्या है, किस पत्रिका में, उसके राइटर का जन्म क्या है, ठीक है। हालांकि मैं आखिरी समय में इसको कराऊंगा, पेपर के 4 से 5 दिन पहले मैं ये काम कराऊंगा आपको, ठीक है, कि 5 से 10 यूनिट एक साथ में एक ही मैं 3 से 4 घंटे की क्लास लूँगा और उसमें ये सब संपूर्ण फैक्ट्स एक साथ में रखूँगा, ठीक है। चलो अच्छा, इस किस संग्रह में है याद रखना। एक राही कहानी सीधे साधे चित्र 1947, याद रखना कब, 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक बार थोड़ा हम अपनी झलक देख लें कहानी पे। इस प्रकार से हमारे नोट्स हैं, कुछ आपको शायद पसंद आए, ठीक है। ये देखो ये विशेष है और ये हमारी यहाँ से कहानी शुरू होगी। कहानी के अंदर जितना फैक्ट्स है, जितने महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, उनको मैंने एक अलग फॉन्ट में रखा है। उनकी अच्छी तरीके से जो है कलर किया है। मुझे लगता है आपको पसंद आए कहानी। दूसरी बात, अगर इसी प्रकार से हर एक यूनिट में पढ़ाता हूँ, वो चाहे नाटक की हो, चाहे निबंध हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, किसी भी यूनिट में, ठीक है, वो चाहे भारतीय पाश्चात्य कोई भी यूनिट है, इसी भाषा में, इसी लैंग्वेज में, इसी साफ़ सुथरे की तौर पे मैं कह सकता हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करें, 97 21 56 58 75। व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आपको नोट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसकी जो है मैं प्राइस बता दूं आपको, मात्र 299 थी। अगर इस टाइम को लेता है नवरात्र भर तो उसको 50 रुपये डिस्काउंट है, यानी 249 रुपये में दिया जा सकता है, वो भी मात्र नवरात्र में, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं हम लोग। तो ये सीधे साधे चित्र आपको पता होना चाहिए किसमें है भैया, किस संग्रह में संकलित है। सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में। और इस संग्रह की जो और भी कहानियां हैं कुछ, ये देख लो, ये इतनी कहानियां हैं, 12 कहानियां। अब इसको मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा कि इन कहानियों की, ये राही सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मैं आपको बता देता हूँ। एक रूपा रानी थी, आप लोग जानते होंगे रूपा रानी, ट्रिक से याद कराऊंगा, ठीक है। रूपा, एक बार की बात है कि जो रूपा की नानी थी, ठीक है, उन्होंने सोचा कि मैं ब्याह कर लूँ, शादी कर लूँ। तो कुछ लोगों ने पूछा, उनके 2 साथी थे वो भी पूछे। उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि भाई क्यों ब्याह करोगे, क्या कल्याण नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, अभी एक हुई है, क्या दूसरी करना चाहती हो, नानी हो गई, बूढ़ा हो गई हो, फिर भी तुम शादी करना चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं जिनसे करूँगी वो शादी, वो दरअसल प्रोफेसर हैं, ठीक है, वो प्रोफेसर हैं, उनसे शादी करूँगी। जिनसे अभी हुई थी वो कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं प्रोफेसर से शादी करूँगी। तो उनके 2 साथियों ने पूछा कि ऐसा है, वो जो प्रोफेसर है ना वो बहुत दुराचारी हैं, ठीक है, वो तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देख लेना, ठीक है। हमने कहा चलो ठीक है। एक दिन की बात है, दिन मंगल था। एक हींग वाला राहों में, मतलब रास्ते में वो हींग बेच रहा था, ठीक है। और वो नानी को तंग करने लगा। वो क्या करने लगा, नानी को तंग करने लगा। और क्या तंग करने लगा था, वो गुलाब देने आया था। क्या देने आया था, गुलाब देने आया था। इसी के चक्कर में नानी ने सोचा कि हम दोबारा शादी कर ले, कि बहुत लोग अब जो है मुझे तंग कर रहे हैं, तो प्रोफेसर सिंह सोच रहे हैं कि मैं शादी कर लूँ। तो मेरे ख्याल से 12 की 12 कहानियाँ आपको एक थोड़ी सी शॉर्ट के तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर ट्रिक से समझें तो रूपा की नानी ब्याह करना चाहती थी, ठीक है, क्योंकि कल्याण नहीं हो रहा था उनसे, कि भाई उनके जो कुछ कमाते नहीं है। तो उनको 2 साथियों ने समझाया कि शादी मत करो,
तो पूछा कि किससे शादी करोगी, कहें कि प्रोफेसर है। तो समझाया कि वो तो बहुत दुराचारी है, ठीक है। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिलहाल मैं शादी वहीं से करूँगी। तो एक दिन की बात है, दिन मंगल था, हींग वाला आया था और उनको बहुत रास्ते में तंग करने लगा और क्या दे रहा था, गुलाब दे रहा था। चलो तो समझ में याद रखना कि राही जो कहानी है, आपको बता दूँ ये 10वें नंबर की कहानी है, क्रम से भी याद रखना 10वें नंबर की कहानी है, वेरी इंपॉर्टेंट कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका प्रतिपाद्य क्या है, देखो राही की विशेषता के कारण, देखो थोड़ा राही की विशेषता के कारण की गई चोरी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। चोरी कहानी की मैं कहानी बता दूंगा अभी कि होता क्या है कि राही एक मंगरूरी जात की एक जो है महिला है और बहुत गरीब है। उसका पति मर गया है, जेल में मतलब ताड़ी पीने जाता है, पर पुलिस वाले उसको अचानक ले चले जाते हैं और जेल में मारते पीटते हैं। 109 धारे के अंतर्गत उसको बंद कर दिया जाता है और 1 साल के लिए होता है, फिर जो है वो जेल में मर जाता है और वहीं से। तो अब उसके बच्चे भी हैं और भूख से बिलबिला रहे हैं। तो करती क्या है, तो अनाज की एक गठरी पड़ी होती है, उसको चुराती है। 5 से 6 शेर उसमें होगा, ठीक है, अनाज। उसको जब चुराती है तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं उसको कि तू चोरी करती है, ठीक है, और तुझे ये सब ज़रूरी क्या है, क्यों चोरी करती है। तो वही इसी के चोरी के जुर्म में उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, राही को। और जब वहाँ राही जेल में जाती है तो वहाँ उनसे उनकी एक मुलाकात अनीता से होती है। जो अनीता एक सत्याग्रह आंदोलन करके गई हुई हैं। पहले उनको जो है बी क्लास दिया गया था, पर बाद में वो फिर ए क्लास में अपना थोड़ा पावर वगैरह दिखा के, जानते हो नेता नगरी की हाल चाल क्या है, ठीक है, तो उनको मिल जाता है। तो वो उनकी मुलाकात जब राही से होती है तो राही से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, यानी तुम यहाँ क्या करने आई हो, किस जुर्म में आई हो तुम। तो वो कहती है कि सरकार मैंने चोरी की थी, 5 से 6 शेर गठरी मैंने नाच चुराया था, इसी के चक्कर में मैंने चोरी की थी। अब इसी से संदर्भित वो फिर अनीता सोचती है इसके बारे में कि जो है ये मतलब मांगरूरी जात की है और भूखे होने के कारण अगर थोड़ी सी चोरी कर भी ली तो इसमें ये क्या है, इतना बड़ा कौन सा जुर्म था जो उसको यहाँ बंद कर दिया। फिर वही सब सोचते सोचते रात में सो जाती है अनीता और रात में सपना देखती है कि वही मंगरूरी के गांव में पहुंच गई है और वहां जाकर वो मांगरूरी जो जाति थी उनके बच्चों को, उनसे संबंधित अच्छे अच्छे कर्म जो उनके लिए कर रही है। यही सब सोचते सोचते उसकी सुबह हो जाती है। फिर उसको जेलर साहब उससे कहते हैं कि तुम्हारे जो है पिताजी बीमार हैं और तुम्हारा जो है तुमको जो है कहने का मतलब छोड़ दिया जाएगा। और तो यही सोच के भी जाते कहते कि अब मैंने सपने में देखा मैं वही काम जाके करूँगी। तो ये छोटी सी कहानी है, अभी आपको समझ में आएगा। जानकारी चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों, याद रखना यहाँ पे कांग्रेस की बात हुई है, कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता, यानी सत्ता के लिए जो लोलुप है, लोलुपता और ढोंग पर चिंतन, ठीक है, तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है। यानी कहने का मतलब है इनका यही कहते हैं कि सच्ची देशभक्ति तो गरीबी जो है गरीबों की कष्ट निवारण से है, अमीरों से नहीं। यही एक लाइन पूछी भी गई है कई बार एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जेल का परिवेश से सब लोग जानते हैं। इसमें मुख्य पात्र देखो राही, जो मांगरूरी जात की एक गरीब असहाय स्त्री है, पुलिस वालों द्वारा उसके पति को द्वारा मार दिया जाता है और चोरी के आरोप में वो जेल जाती है। कौन? राही। चलो आगे बढ़ते हैं। अनीता देखो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। इस जो पति थे वो राही का पति, जिसे पुलिस वाले मारते मारते मार देते हैं, और बच्चा राही का बेटा जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। तो ये है विशेष, देखते हैं ये विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहानी आपको बता दूं कि संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। संवादात्मक मतलब जिसमें संवाद होते हैं, अनीता और राही का देखो संवाद होता है। उसके बाद में आत्मकथात्मक कहानी है, यानी अनीता अपने बारे में जो चिंतन करती है, ठीक है, कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, हम जो है गरीबों के कष्ट निवारण के लिए, तो वो आत्मकथात्मक दोनों मिला के कहानी हो गई। मांगरूरी जात की कठिनाइयों का कहानी, मांगरूरी जो मांगने वाली जो जाति होती है उनके बीच में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उसका वर्णन इसमें है। स्त्री वेदना की झलक है, स्त्रियों पर टिप्पणी की गई है, यानी उनकी वेदना क्या है।
राष्ट्रभक्ति का चित्रण है अनीता के माध्यम से ने, एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग्य है। ठीक है। देश देश की दरिद्रता, याद रखना, देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या, ये तो 1947 में थी और आज भी है। ठीक है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है, ये बहुत अच्छी बात है। गरीबी समस्या का चित्रण, मानव धर्म की प्रतिष्ठा। राही, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है कि कितने शेर, 5 से 6 शेर अनाज की गठरी चोरी करती है, और राही को 1 साल की सज़ा होती है। कितने साल की? 1 साल की सज़ा होती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य, याद रखना, कांग्रेसी नेताओं पर इस कहानी में व्यंग्य किया गया है। ठीक है। यहाँ मुक्तिबोध कथन कहते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहनें, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है उनके जीवन में। कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है, मुक्तिबोध का कथन है। ठीक है, मुक्तिबोध। चल अब देखो यहाँ से कहानी शुरू होती है। तेरा नाम क्या है? यही है संवाद। ठीक है। तेरा नाम क्या है, सबसे पहला ही कथन है। याद रखना, कथन जो है कथात्मक कहानी। तेरा नाम क्या है? तो कहते राही, मेरा नाम है राही। ठीक है। तुझे किस अपराध में सजा हुई थी? चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? नाज की गठरी। किसकी? नाज की गठरी। याद रखना, ये बहुत कहानी, अब तो देखो कहानियों के जो अंश हैं उनको क्रम में लगाने के लिए आता है। तो कहानी पढ़ो नहीं, कहानी को याद करो। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। कितना अनाज था भाई? 5-6 शेर था। ठीक है, 5-6 शेर था। अब ये मत कमेंट करके पूछना कि 5-6 शेर कितना होगा, ये आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च भी किया था पहले जब, तो कुछ अच्छा नहीं लगा, मिला नहीं मुझे कि 5 शेर का मतलब कितना होता है। ठीक है। अगर आप लोगों को किसी को पता हो कि शेर का मतलब कितना होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं नोट्स में इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है। और सज़ा कितने दिन की हुई? तो साल भर की। याद रखना, 5 से 6 शेर अनाज चुराती है और सज़ा कितने साल की होती? 1 साल की होती। किसको? राही को। कौन पूछ रहा है? अनीता पूछ रही है। चलो, अच्छी बात हुई। अब देखो यहाँ से कथनों को ध्यान में रखना। तो तूने चोरी क्यों की? ये बात अनीता कह रही कि तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4, याद रखना कितनी बात की है, 3-4 आने पैसे मिल जाते। अब ये कथन उनकी, हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरूरी है, हमारी जाति मांगरूरी, हम केवल मांगते खाते हैं। ये कथनों को क्रम याद रखना, मन के अंश में बिठाते रहना। और भीख ना मिले तो, अब वो पूछ रही है अनीता, तो फिर चोरी करते हैं। जब नहीं, सही बात है, जब कोई देगा नहीं, ठीक है, और वो मांगने वाली जाति है तो चोरी तो करना ही पड़ेगा, तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन, अब ये कथन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बाजार में बहुत देर तक मांगा पर किसी ने कुछ नहीं दिया। ठीक है। राही फिर कहती है, अब राही का कथन है कि राही बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ ना मिले। ये राही का कथन है, मैंने याद रखना, ये कथन है, मैंने ऊपर लिख दिया जो है समझ आने के लिए। कहती है राही कि बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने आकर उसे छीन लिया, ले लिया, यानी पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये कथनों को क्रम याद रखना। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली कि फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देते। अब देखो कितना अच्छा कथन, कहता है कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अब तेरे बच्चे, अनीता पूछ रही कि अब तेरे बच्चे किसके पास है, उनका बाप कहाँ है? अनीता बता, यानी राही बताओ। राही कहती है कि राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली कि उनका बाप मर गया सरकार, उनका बाप मर गया। आपसे पूछा भी जा सकता है कि राही अनीता को क्या कहकर संबोधित करती थी, तो याद रखना सरकार कहती थी। क्या कहती थी? सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। जेल में मारा था, जेल से मारा तो चोट लगी, अस्पताल पहुँचे, अस्पताल में वो उनका दम टूट गया।
अब बच्चों का कोई नहीं है। वाह, ये कितनी दुखद बात है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। अब कहती है कि राही कि उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने बताया कि ताड़ी पीने को गया था। कौन? उनके पति, यानी राही के पति ताड़ी बिहार के साइड में एक नशा होता है, समझ लो, उसमें नशा होता है, ठीक है। तो वही पीने को गए थे और उनके साथ 2-4 दोस्त थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब राही का पति ताड़ी पीने गया था तो उसके साथ कितने दोस्त थे? तो 2-4 दोस्त थे, ठीक है। भाई उसके साथ भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक व्यक्ति पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। देखो, इसी को कहते हैं सत्ता व्यवस्था पर जो है व्यंग, पुलिस वालों की भ्रष्टाचारी, ठीक है, कि झगड़ा किसी से हुआ और बदला किसी से ले लिया। ये गलत बात है ना। 109 याद रखना, ये एक धारा नंबर है। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी। याद रखना, कितने साल की? साल भर की सजा दिला दी। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त थे, 109 में उसका चालान हुआ। अब कितने साल की सजा हुई? 1 साल की सजा हुई। चल आगे बढ़ते हैं। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा कि अच्छा जा अपना काम कर, राही चली। अनीता अब यहाँ से अनीता के आत्मकथात्मक यानी अपने बारे में वो बात सोचेगी। अनीता सत्याग्रह, याद रखना, अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे याद रखना, अच्छा हाँ सॉरी, ए नहीं, पहले उसे बी क्लास दिया था। याद रखना, पहले उसे, हाँ बताया तो सही था कि पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दी। देख लो यहाँ पे कि जो सत्याग्रह में भाग लिया था राही ने, अनीता ने, तो वो बी क्लास में नहीं बैठ सकती, वो सीधे ए क्लास में बैठेंगी जिसमें सुविधाएं होती हैं, ठीक है। हम लोग अगर जेल चले जाएं तो शायद सी या डी में मिलेंगे। चलो, बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। चलो अच्छी बात है भाई। अनीता के सामने अब यहाँ से कथन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम यहाँ से कथन समझना कि हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पीने जो है का समान तो अधिकार होना ही चाहिए भाई। फिर क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। ये बहुत गलत बात है भाई, सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। ये बहुत अच्छा कथन है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद विचार की अदूरदर्शिता के कारण यह सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण यानी चातुर्यपूर्ण जिस कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं, उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है। यानी सच में अब राही की और अपनी तुलना करेगी कि राही ने जेल आकर सचमुच जेल का जो है हम कह सकते हैं जो कैदी जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन का कष्ट उठाते हैं, यानी जो जेल का जीवन होता है वो कष्ट उठा रहे हैं, और हम देखो मस्त ज़िंदगी में इस्तमौला की तरह सो रहे हैं, ठीक। और दूसरी ओर हैं हम लोग जो अपनी देशभक्ति, याद रखना, देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं, ठीक है। हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले, दूसरे कर लो यहाँ पे, दूसरे ही हैं, हाँ ठीक है, कह रहे हैं कि हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है। सही बात है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता, हमको तब भी संतोष नहीं होता। हम देखो, ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं, जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट करते हैं जो है रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। यहाँ से मुझे एक डायलॉग किसी मूवी का याद आता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मुझे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। कितना बड़ा काम कर जो है किया है उन्होंने, ठीक है, कि उनको पुलिस ढूंढ रही है। वही बात यहाँ पे देखो, उन्होंने जो है कहानी के माध्यम से यहाँ पे व्यंग्य है
कि बड़े गर्व उनको महसूस होता है कि मुझे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, नहीं पता जिस दिन पाएगी उड़ा देगी सीधे। ठीक है, ये हमारी चौथी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है। और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कथन, कि जितनी बार हम जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। देख लो, जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को मिलते ही हम मिनिस्टर और स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या जाकर हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी। अब देखो, ये कथन आप आगे सामने लिखो और अपने किसी कॉपी में लिखना मत, हालांकि टाइम नहीं है। नोट्स इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे नोट्स इसीलिए अच्छे होंगे आप लोगों के लिए कि आपको नोट्स बनाने की चिंता छोड़ दो। ठीक है, नहीं नोट्स बनाने की ज़रूरत है, नोट्स मुझसे लो और बस दिन रात एक कर दो। ठीक है, हालांकि आप नहीं कर सकते, भगवान ने कर नहीं पाए तो आप कहाँ कर पाओगे। ठीक है, बस पढ़ने के लिए दिन रात एक करना है। ठीक है, कल तक, ये कथन बहुत अच्छा कथन है आपके लिए, कि कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, कल तक खद्दर भी जो ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सभा भक्ति। बहुत अच्छा कथन है यार। ठीक है, बहुत अच्छा। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाई जा रही थी। अब मैं बता दूं, ये जो आपको कथन नज़र आया, ये देखो कथन, ये वाला कथन। ठीक है, उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति उस सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक। उठाओ दिसंबर वाला, 2024 वाला। ठीक है, और आपको नज़र आएगा। ठीक है, जो ये कथन पूछा गया इसी दिसंबर में 2024 में। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ पेपर बाजू इसमें। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। ठीक है, और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। देखो, मिल ही गया सबसे ऊपर ये कथन देखो, पढ़ लो ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है इस जो है इस बार एग्जाम में। ठीक है, इसमें कथन था कि उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है, देश राही। फिर दूसरा है बी ऑप्शन कि मैं रसाल की डाली थाम कर पास ही खड़ा था पिता। और फिर सी ऑप्शन, मैंने देखा प्रकाश में धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीले उड़ान में चक्कर काट रहे हैं परिंदे। और फिर डी ऑप्शन है कि उसके अंदर प्रकाश से बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए ईदगाह। और फिर ये ऑप्शन, हाथ धोते समय वह हेमा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा राजा निर्वंशिया। इसमें से ये सही कथन हमको सुमेलित करना था, तो 2 ही कथन उसमें से सुमेलित हैं। ए वाला है, यानी उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं मजाक की राही का था। और डी यानी उसके अंदर प्रकाश से बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आती है, ये ईदगाह से। यानी 3 कथन उन्होंने गलत दिया, 2 सही किया। ठीक है, और उसमें से एक ये भी कथन था। तो याद रखना कि छोटी कहानियों को एकदम रटे जाओ। ठीक है, और एक एक लाइन को मैं इसमें अगर सच में कहूँ तो अंडरलाइन तो लाइन किया है। मुझे तो लगता है सारी कहानी के एक एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उससे आत्मग्लानि, इस छोटी सी कहानी पे न जाने कितने प्रश्न बन चुके हैं। उसे आत्मग्लानि हुई और उसके और साथ ही साथ आत्म अनुभूति हुई। अनीता की आत्मा बोल उठी। ये देखो, ये भी कथन पूछा जा चुका है कि वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में, अमीरों का हाल। आपको जब भी किसी का टेस्ट देखो, जब कभी आप किसी का भी टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, तो गरीबों की जगह अमीरी मिलेगा। बस वह यही चेंज कर देते हैं अमीरों के कष्ट निवारण में। इसीलिए कथन गलत हो जाता है। गरीबों, याद रखना किसके लिए, गरीबों के लिए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों, याद रखना कितने संख्या की बात हुई, हजारों
हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि राही के अनुसार वास्तविक देश कहाँ है? कहाँ है भैया? देहातों में है। कहाँ है? देहातों में। चलो, किसानों की दुर्दशा से, किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है, ना द्वार, अशिक्षा, अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं, यदि नहीं है तो विचारा दर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है कि इतिहास धर्म दर्शन ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। इस बार के एग्जाम में छप चुका है पेपर, वहाँ NTA के एग्जाम में कि ये वाला कथन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना। मेरी अभी जब कल रात में बात हुई NTA वालों से, तो उन्होंने कहा कि सर मैं ये वाला क्वेश्चन डाल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल डाल दो, मैं इसको कलर कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना इस कथन को, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ होता है। फिर कहते हैं, देखो कथन देखो, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन सब है कि कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है कि पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। याद रखना, ये भी छपा है क्योंकि हमारी 2 कथनों की बात हुई थी, याद रखना ये भी उसमें है। चलो, राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रार्थना प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार को सोचते सोचते सो गई। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने। ठीक है, अब रात में देखो उन्होंने सपना क्या देखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रात में उसने क्या क्या सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हें मांगरूरी लोगों के गांव गई, एक बात। दूसरी, वह पहुंच गई, वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। अपना क्या क्या काम किए हैं? छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, याद रखना, क्रम से याद रखना। क्या छोटा सा आश्रम खोला, एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। याद रखना, लड़कों में हिम्मत ही नहीं किसी चीज़ को काटने की। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए काटने की हिम्मत किस में है? लड़कियों में, जो कि प्रूव भी हो चुका है। आप लोग जानते हैं मेरठ का। ठीक है, मुस्कान, नाम मुस्कान, और काम क्या किया है? बहुत ही अच्छा काम किया उसने, क्या मैं बताऊं उसको। ठीक है, स्त्रियां सूत काटती हैं। दूसरी तरफ याद रखना, मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये सब क्रम याद रखना, आपको याद रखना है। यानी छोटा सा आश्रम खोला और एक तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, दूसरी तरफ स्त्रियां सूत काटती हैं और मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते। धुनकना जानते क्या होता है? आप लोग कभी जहाँ पे रजाई वगैरह बनती हैं, यानी जिसमें रजाइयों में जब रुई भरी जाती है, तो कभी वहाँ गए हैं? तो जो मशीन होती है जिसमें रुई साफ की जाती है, उसी को कहते हैं धुनकना। ठीक है, तो मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं। वेरी वेरी, ये सब कथन आपको एक किसी कॉपी में नोट नहीं करना है, देख लेना है कॉपी को। ठीक, और इसको भी देख लेना, साथ में नजर आ जाएगा, आप नोट्स जरूर ले लें। ठीक है, सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। याद रखना, रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं और राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी कि रात में, याद रखना, वह देर से सोई थी और सुबह 7 बजे उठी। अरे का बताई बिटिया, अब सुबह 7 बजे उठे, गाँव गाँव होती हूँ, सास मार मार मर डरती। ठीक है, सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक, याद रखना, अब ये भी पूछा जा सकता है कि अनीता सुबह
जब उठी तो उसका समय क्या हो रहा था, तो 7 बज रहे थे। स्त्री जेलर, याद रखना, पुरुष जेलर नहीं आया, स्त्री जेलर आई। स्त्री जेलर ने आकर उसने जगह दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। वाह, बहुत अच्छा काम किया। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली। याद रखना, अंतिम लाइन तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। पहली लाइन, तेरा नाम क्या है। तो ये रही छोटी सी कहानी जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बेहद आकर्षक कहानी लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो एक चीज़ मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ, ठीक है, कि आप लोग, ये तो मुझे दिखता है कि यहाँ से आप लोग क्लास देखते हैं, क्लास को पसंद भी करते हैं, पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। मुझसे अगर कोई गलती हुई हो, मुझसे आपकी पर्सनल दुश्मनी हो तो ठीक है, तो कम से कम देख लेते तो सब्सक्राइब तो कर दो हो, ठीक, अच्छा लगे तो। हालांकि अच्छा तो लगता ही, आप लोगों के कमेंट मुझे बता रहे हैं कि क्लास तो पसंद आ रही है, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, ठीक है। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर किया करें।